हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं आधुनिक समय में संरक्षण एवं मृत्यु संशोधन पद्धति एज पर मॉडर्न। तो आज जो हम वीडियो का टॉपिक है हमारा वो है एज पर मॉडर्न। हम देखेंगे आज प्रिजर्वेशन एंड डाइसेक्शन ऑफ डेड बॉडी। पिछली वीडियो के अंदर हमने देख चुका था कि अकॉर्डिंग टू सुश्रुत प्रिजर्वेशन एंड डाइसेक्शन ऑफ डेड बॉडी कैसे कैसे करना है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। जिन स्टूडेंट ने मेरी पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है, पहले वो मेरी पिछली वाली वीडियो जाकर देखें, उसके बाद में आप इस वीडियो पर आएँ ताकि आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो टाइम को बिना वेस्ट किए हुए हम हमारी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आधुनिक युग में विभिन्न शास्त्रों में जो प्रगति तथा उन्नति हुई है उसके अनुसार मृत शरीर के संरक्षण तथा रंजक की व्यवस्था का भी आविष्कार हुआ है। अतः आज शव संरक्षण के लिए हमें नदी की तलाश करना आवश्यक नहीं है। विज्ञान की प्रगति के कारण आज हम मृत शरीर प्राप्त करने पर शवछेदन गृह में सूची वेद द्वारा उसे संरक्षण द्रव्य भर देते हैं। तो यहाँ पर यह कहा गया है कि आधुनिक युग, अब जैसा कि आपको पता है अभी मॉडर्न युग चल रहा है, मॉडर्न एज चल रही है, जो इसके अंदर क्या है बहुत ज़्यादा प्रगति हो गई है और बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया है। तो यहाँ पर अब क्या करते हैं, यहाँ पर जो संरक्षण करने के लिए हमें किसी नदी की तलाश नहीं करनी होती है। और आज के टाइम पर जो रंजक द्रव्य होता है, रंजक द्रव्य मतलब होता है स्टेनिंग फ्लूइड, उनका भी आविष्कार हो गया है। और पहले के टाइम पर तो क्या करते थे, नदी की तलाश वगैरह करनी होती थी हमें, और पहले के टाइम पर क्या करते थे, कहीं भी खुले में डाइसेक्शन वगैरह करते थे। लेकिन आज के टाइम पर बिल्कुल अलग हो चुका है। आज के टाइम पर क्या हो चुका है, आज के टाइम पर अलग से शवछेदन गृह, ये सारी चीज़ें बन चुकी है, डाइसेक्शन हॉल वगैरह अलग से डाइसेक्शन और प्रिजर्वेशन करने के लिए डेड बॉडी को। तो हमें क्या करना होता है, जब हम डाइसेक्शन हॉल में जाते हैं तब हमें क्या करना होता है, सूची वेद द्वारा, जो सूची वेद द्वारा हमें क्या करना होता है, जो संरक्षण द्रव्य होता है, जो प्रिजर्वेटिंग फ्लूइड होता है, वो हम बॉडी के अंदर भर देते हैं। वो हम देखेंगे आगे हम कैसे कैसे क्या करते हैं, जिससे वह मृत शरीर होता है वो सड़ नहीं पाता है या गल नहीं पाता है, शव की विभिन्न अंतर रचनाएं नष्ट नहीं होती है तथा रंजक द्रव्य भी शरीर में प्रविष्टित किया जाता है। अब रंजक द्रव्य क्या काम में आता है वो हम आगे देखेंगे, जिससे धमनी, शिरा आदि रचनाओं की, अन्य रचनाओं की सुलभता से हम अलग कर सकते हैं बाकी के ऑर्गन्स से। तो यहाँ पर जो रंजक द्रव्य होता है, जो स्टेनिंग फ्लूइड होता है, वो किसके अंदर भरा जाता है, धमनी, शिरा, आर्टरी, वेन्स के अंदर भर दिया जाता है। तो उससे क्या होता है, जो अदर ऑर्गन्स होते हैं उनसे जो आर्टरीज और जो वेन्स है वो साफ साफ हमें दिखने लग जाती है कि ये आर्टरी यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे ऐसे जा रही है। किसकी मदद से, स्टेनिंग फ्लूइड की मदद से। तो यहाँ पर भी 3 स्टेप्स बताई हुई है प्रिजर्वेशन एंड डाइसेक्शन ऑफ डेड बॉडी अकॉर्डिंग टू मॉडर्न के हिसाब से। तो यहाँ पर भी जो सबसे पहला स्टेप है वो है संरक्षण से पूर्व मृत शरीर की परीक्षा, सावधानियाँ और पूर्व कर्म। यहाँ पर जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है, इस प्रक्रिया में मृत्यु होते ही शव को ग्रहण करके संरक्षित कर लेना चाहिए। शीतकाल में मृत्यु होने के समय से लेकर लगभग 30 घंटे तक शव में दूषित परिवर्तन नहीं होते हैं। तो यहाँ पर यह कहा गया है कि जैसे ही मृत्यु हो जाती है किसी इंसान की, तो उसे शव को हमें क्या कर लेना चाहिए, उस शव को हमें संरक्षित कर लेना चाहिए, मीन्स प्रिजर्व कर लेना चाहिए। अब शीतकाल के अंदर तो क्या होता है, विंटर सीजन के अंदर तो क्या होता है, 30 घंटे तक वो जो शव होता है वो दूषित नहीं हो पाता है। लेकिन ग्रीष्मकाल के अंदर क्या होता है, हमें जो शव होता है उसके अंदर हमें बर्फ़ लगानी होती है। बर्फ़ लगाने के साथ साथ 24 घंटे का टाइम होता है, तब तक वो जो शरीर है वो सड़ गल नहीं पाता है, मीन्स दूषित नहीं हो पाता है। अब बर्फ़ से भी बहुत ज़्यादा मॉडर्न टेक्निक आ चुकी है, जैसा कि आपको पता है रेफ्रिजरेटर्स आ चुके हैं। डाइसेक्शन हॉल में आपने बड़े बड़े रेफ्रिजरेटर देखे होंगे, उसके अंदर जो डेड बॉडी होती है उसको रखा जाता है, जो कि डाइसेक्शन के अंदर काम में आती है। अब जो ये बर्फ़ वगैरह है वो भी पुराना हो चुका है, ये वाला मेथड भी। फिर जिस शव में पूर्ण अंग प्रत्यंग हो, जो शव होता है उसके अंदर जो अंग प्रत्यंग होते हैं वो पूर्ण हो, ऐसा शव हमें लेना है डाइसेक्शन के लिए। फिर अंग प्रत्यंग कटे फटे ना हो, जो अंग प्रत्यंग होते हैं, जो हमारे ऑर्गन सब ऑर्गन्स होते हैं वो कटे फटे ना हो, जैसे कि किसी इंसान के 4 ही उंगलियां हैं या किसी इंसान का एक पैर ही गायब है, वैसा भी नहीं लेना है हमें। फिर जिसकी मृत्यु दीर्घकालीन व्याधियों से ना हुई हो, मीन जिसकी जो मृत्यु है वो लॉन्ग टर्म डिजीज से ना हुई हो। मृत शरीर किसी संक्रमण रोग से पीड़ित ना हो, किसी संक्रमण रोग से भी पीड़ित ना हो जो मृत शरीर होता है, जो हमारी डेड बॉडी होती है वो। फिर जिसकी मृत्यु विष प्रयोग से ना हुई हो, मीन जिसकी
मृत्यु है वो डेड मतलब पॉइजन खाने से ना हुई हो। फिर उसके बाद में पोस्टमार्टम की हुई बॉडी ना हो। जो पोस्टमार्टम की हुई बॉडी होती है वो हम डाइसेक्शन में यूज़ में नहीं लेते हैं। फिर जिसकी आयु लगभग 55 से 60 से अधिक ना हो। तो यहाँ पर ये कहा गया है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न 55 से 60 ईयर से अधिक की जो बॉडी होती है वो हम डाइसेक्शन में यूज़ में नहीं लेते हैं। लेकिन आयुर्वेद के अनुसार क्या था, वो लोग 100 वर्ष से कम वाली बॉडी को ले रहे थे डाइसेक्शन में। लेकिन यहाँ पर क्या है 55 से 60 उम्र 55 से 60 उम्र वाली बॉडी है वो मॉडर्न के अनुसार डाइसेक्शन में काम में ली जा रही है। आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, जो 8वां पॉइंट है वो। उसके बाद में संरक्षण द्रव्य की बात करते हैं। जो प्रिजर्वेटिंग फ्लूइड होते हैं अकॉर्डिंग टू मॉडर्न वो क्या क्या होता है। पहला तो होता है कार्बोलिक एसिड या फिनॉल 1 लीटर, फॉर्मलिन 4 लीटर, ग्लिसरीन 2 लीटर, स्प्राइट 3 लीटर, टर्पेंटाइन ऑयल 300 ml और वाटर 3 लीटर। ये जो सारे क्या है प्रिजर्वेटिंग फ्लूइड है। उसके बाद में हम बात करते हैं रंजक द्रव्य की, मीन्स स्टेनिंग फ्लूइड की। तो जो स्टेनिंग फ्लूइड है वो है रेड लीड, तो कितना है 200 मिलीग्राम, और उसके बाद में जो वाटर है वो है 2 लीटर। इन सभी को मिलाकर संरक्षण द्रव्य तैयार किया जाता है। फिर उसके बाद में जो थर्ड स्टेप है वो है संरक्षण विधि, मीन्स प्रिजर्वेशन ऑफ डेड बॉडी। तो जो थर्ड स्टेप है उसके अंदर हमें क्या करना है, मृत शरीर को शवछेदन कक्ष मीन्स डाइसेक्शन हॉल में, शवछेदन मेज मीन्स डाइसेक्शन टेबल पर हमें सुपाइन पोजीशन में लेटाकर उसके दक्षिण मीन्स राइट या वाम मीन्स लेफ्ट भाग में एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन और प्यूबिक टुबरकल के बीच में जो इनग्वाइनल लिगामेंट होता है उसके 4 सेंटीमीटर नीचे इंसेक्शन करना है, मीन्स वहाँ पर कट लगाना है। वहाँ आपको क्या मिलेगी, फीमोरल शीथ मिलेगी, जिसके अंदर लेटरल साइड में फीमोरल आर्टरी होगी और मीडियल साइड में फीमोरल वेन होगी। फीमोरल आर्टरी के द्वारा हमें क्या करना है, प्रिजर्वेटिंग फ्लूइड भरना है। फिर जिससे क्या होगा, जो डेड बॉडी होगा उसका प्रिजर्वेशन होगा। या जो सेकंड चीज़ है वो आप ये भी कर सकते हो, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी से भी आप जो प्रिजर्वेटिंग फ्लूइड है वो भी आप वहाँ से भर सकते हो। तो एक बार हम टेबल में समझ लेते हैं मैंने क्या क्या कहा आपको। तो जो लेफ्ट लेग ले लो या राइट लेग ले लो, दोनों में से कोई सा भी ले लो। उसमें क्या करना है आपको, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन और प्यूबिक टुबरकल के बीच में क्या होता है, इनग्वाइनल लिगामेंट होता है। इनग्वाइनल लिगामेंट के 4 सेंटीमीटर नीचे आपको क्या करना है, कट लगाना है। वहाँ पर आपको मिलेगी फीमोरल शीथ। फीमोरल शीथ में क्या होगा, लेटरल साइड मीन्स बाहर की तरफ क्या होगी, फीमोरल आर्टरी, और अंदर की तरफ मीन्स मीडियल साइड फीमोरल वेन होगी। तो आपको जो प्रिजर्वेटिंग फ्लूइड है वो किस में भरना है, आपको फीमोरल आर्टरी के अंदर भरना है। और सेकंड स्टेप में आप ये कर सकते हो, जो आर्च ऑफ आरोटा होता है वो गले के पास से होकर गुजरती है ये आर्टरी लेफ्ट साइड। अगर आप देखोगे अच्छे से तो यहाँ पर क्या होती है, लेफ्ट की साइड हमारा हार्ट रहता है, तो लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी में आपको क्या करना है, जो प्रिजर्वेटिंग फ्लूइड है वो आपको डालना है। तो ये तो बात हो गई प्रिजर्वेटिंग फ्लूइड की, आपको कैसे कैसे डालना है। इसके अंदर मैंने आपको 2 स्टेप बता दिए, या तो आप फीमोरल आर्टरी से भी डाल सकते हो या आप लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी से भी डाल सकते हो। फिर उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है संरक्षण करते समय सावधानियाँ। अब प्रिजर्वेशन करते समय हमें क्या क्या सावधानियाँ लेनी चाहिए वो हम अब देखते हैं। नाक, कान एवं गुदा आदि के मार्गों पर रुई कॉटन भर देनी चाहिए ताकि द्रव्य बाहर निकल ना सके। तो जो डेड बॉडी होती है उस जहाँ पर छेद है डेड बॉडी के में, जैसे कि नाक, कान, गुदा मीन्स एनस, रेक्टम वगैरह, यहाँ पर क्या करना है, आपको कॉटन भर देना है। यहाँ पर कॉटन क्यों भरना है, जब आप प्रिजर्वेटिंग फ्लूइड भरोगे तो वो जो प्रिजर्वेटिंग फ्लूइड है वो इन छेदों से बाहर ना निकले। फिर उसके बाद में जो सेकंड पॉइंट है उसमें ये लिखा हुआ है, फीमोरल आर्टरी में कैनुला की डायरेक्शन। जो कैथेटर होता है जो फीमोरल आर्टरी में जब हम प्रिजर्वेटिंग फ्लूइड भर रहे होते हैं उसकी जो डायरेक्शन है वो पहले किसकी तरफ रहनी चाहिए, पहले ऊपर की तरफ होनी चाहिए। फिर जब लगभग पूरा प्रिजर्वेटिंग फ्लूइड चला जाए और सिर्फ 1 लीटर प्रिजर्वेटिंग फ्लूइड बचे, तब आपको जो कैनुला की पोजीशन है वो कौन सी साइड करनी है, नीचे की साइड करनी है, जिससे संपूर्ण जो शरीर होता है उसका प्रिजर्वेशन हो सके अच्छे से, और प्रिजर्वेटिंग जो फ्लूइड है वो पूरे शरीर में अच्छी तरीके से फैल सके, पहुँच सके। फिर उसके बाद में द्रव्य संरक्षण पहचान। अब जो प्रिजर्वेटिंग फ्लूइड है उसकी पहचान कैसे करनी है कि वो सारी जगह पहुंच चुका है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जब फॉर्मलिन की स्मेल शव की नासिका मीन्स डेड बॉडी के नोज़ या ईयर से आने लगे तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि ऊपर की साइड जो प्रिजर्वेटिंग फ्लूइड है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से पहुंच चुका है।
फिर उसके बाद में जो ललाट होता है हमारा, जो हमारा फोरहेड होता है और जो हमारी उंगलियां होती है, जो हमारी फेलेंजिस होती है, उसके जो अंतिम भाग होता है, जो हमारे अंगूठा है या उंगलियां हैं उनका जो अंतिम भाग होता है, वहाँ पर आपको क्या करना है, कट लगाना है, या आप पिन से छेद करके भी देख सकते हो। अगर वहाँ से रस निकल रहा है, अगर वहाँ से रस बह रहा है, कहाँ से, हमारे फोरहेड से, या जो हमारे पैरों की उंगलियां हैं या हमारे हाथों की उंगलियां हैं, अगर यहाँ से प्रिजर्वेटिंग फ्लूइड बाहर निकल रहा है तो आप ये समझ सकते हो कि जो प्रिजर्वेटिंग फ्लूइड है वो पूरी बॉडी के अंदर अच्छे से फैल चुका है। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रंजक। रंजक मीन्स मैंने आपको पहले ही बता दिया, रंजक का मतलब क्या होता है, स्टेनिंग फ्लूइड। तो संरक्षण प्रक्रिया के 7 दिन बाद धमनी संस्थान का वरंजित करना चाहिए। मीन्स जो धमनी वगैरह होती है, जो आर्टरी वगैरह होती है, उनको कलर करना चाहिए। अब कलर करने के लिए क्या क्या करना होता है, जो रेड लीड होती है वो कितनी लेनी पड़ती है, हमें 200 mg लेनी होती है, और वाटर 2 लीटर लेना होता है। इन दोनों को मिलाकर क्या तैयार होता है, रंजक द्रव्य तैयार होता है। उसके बाद में जो 7th पॉइंट है हमारा वो है डाइसेक्शन, मीन्स संच्छेदन। संरक्षण एवं रंजक प्रिजर्वेशन एंड स्टेनिंग के पूर्ण हो जाने के बाद हमें संच्छेदन कक्ष मीन्स डाइसेक्शन हॉल में डाइसेक्शन का कार्य प्रारंभ करना चाहिए। जब हम प्रिजर्वेशन और स्टेनिंग कर चुके हैं अच्छे से डेड बॉडी की, तब हमें डाइसेक्शन हॉल में डाइसेक्शन की जो प्रोसेस है उसको चालू कर देना चाहिए। अब मृत संशोधन का महत्व मीन्स इम्पोर्टेंस ऑफ डाइसेक्शन। अब डाइसेक्शन के इम्पोर्टेंस क्या क्या है अब हम वो देखते हैं। फिर शारीरिक अवयवों की गणना हेतु मीन्स जो हमारी बॉडी में कैसे ऑर्गन्स कितने हैं, कैसे क्या है, बॉडी के जो इंटरनल्स ऑर्गन्स हैं उन सारी की नॉलेज, उन सारी की काउंटिंग करने के लिए हम डाइसेक्शन करते हैं। उसके बाद में अंग प्रत्यंगों की रचना की दृष्टि के ज्ञान हेतु मीन्स जो अंग प्रत्यंग हैं उनकी नॉलेज, उनकी स्ट्रक्चर की नॉलेज लेने के लिए हम डाइसेक्शन करते हैं। उसके बाद में विभिन्न अवयवों की अवस्था अनुसार उनकी पोजीशन जानने के लिए, उनकी पोजीशन के बारे में नॉलेज जानने के लिए उन ऑर्गन्स की, इस वजह से हम डाइसेक्शन करते हैं। उसके बाद में जो 4th पॉइंट है उसमें ये लिखा हुआ है चिकित्सा एवं शल्यकर्म की सफलता प्राप्ति हेतु, और 5th पॉइंट के अंदर लिखा हुआ है मृत शरीर अवयवों के ज्ञान से जीवन प्राणी की प्रक्रियाओं के ज्ञान हेतु। उसके बाद में जो 6th पॉइंट है उसमें ये लिखा हुआ है शरीर क्रिया, शरीर रचना एवं शल्य शास्त्र के ज्ञान हेतु। तो ये रीजन्स होते हैं, इस वजह से हम डाइसेक्शन करते हैं, इन सारी चीज़ों की वजह से। फिर इस प्रकार हम निसंदेह कह सकते हैं कि मृत संशोधन का एक चिकित्सक के लिए चिकित्सा हेतु में ज्ञान प्राप्त करना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। आप डायरेक्ट सर्जरी किसी इंसान की नहीं कर सकते हो लिविंग बॉडी पर। अगर आपको कट मारना, ब्लंट डाइसेक्शन कैसे होता है, या ऑपरेशन वगैरह करना ही नहीं आता है, जब आपको बेसिक्स चीज़ें नहीं पता है, डाइसेक्शन वगैरह करना नहीं आता है, आपको जो ऑर्गन्स हैं उनकी पोजीशन नहीं पता है, उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में नहीं पता है, तो आप कुछ भी काट दोगे आप बॉडी के अंदर। इस वजह से हम चिकित्सा करने के अंदर भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। क्या निभाता है? मृत संशोधन विधि। उसके बाद में बात आती है शरीर की मौलिक रचनाओं का सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी। फिर शरीर की मौलिक रचनाओं का अध्ययन करने के लिए मानव शरीर के अंग प्रत्यंगों का अध्ययन करते हैं। मीन्स शरीर की जो मौलिक रचनाएं हैं उनका अध्ययन करने के लिए, उनके बारे में जानने के लिए हम क्या करते हैं, जो मानव शरीर के जो अंग प्रत्यंग होते हैं उनका हम अध्ययन करते हैं, उनकी हम स्टडी करते हैं। तो आचार्य चरक तो क्या बोलते हैं कि मानव शरीर होता है उसके अंदर 6 तो अंग होते हैं और 56 प्रत्यंग होते हैं। लेकिन आचार्य सुश्रुत क्या बोलते हैं कि हमारे मानव शरीर के अंदर 6 तो अंग होते हैं और बहुत सारे प्रत्यंग होते हैं। इस प्रकार मानव शरीर के 6 विभाग एवं अनेक उपविभाग व अंग प्रत्यंग होते हैं। उसके बाद में षडंगत्व, शरीर का षडंगत्व हम देखते हैं। अब मानव शरीर का अध्ययन करने के लिए हमने जो ह्यूमन बॉडी है उसको हमने कितने पार्ट्स में बांट दिया? 6 भागों में बांट दिया। तो 6 भाग कौन कौन से हैं इसको मैं पिछली वाली वीडियो में भी बता चुका था, लेकिन एक बार मैं वापस से कवर कर रहा हूँ यहाँ पर। दक्षिण मतलब तो क्या होता है? राइट। उर्दू मतलब क्या होता है? अपर। और शाखा मीन्स क्या होता है? एक्सट्रीमिटी या लिम्ब। वाम मतलब क्या होता है? लेफ्ट। अध मतलब क्या होता है? लोअर। तो दक्षिण उर्दू शाखा का मतलब होता है राइट अपर लिम्ब, वाम उर्दू शाखा का मतलब होता है लेफ्ट अपर लिम्ब, दक्षिण अध शाखा का मतलब होता है राइट लोअर लिम्ब, वाम मध्य शाखा का मतलब होता है लेफ्ट लोअर लिम्ब। फिर उसके बाद में मध्य शरीर से आपको समझना है ट्रंक।
ट्रंक के अंदर जो ऊपर की साइड है उसमें तो आ गया थोरेक्स, थोरेक्स के अंदर लंग्स, हार्ट वगैरह आ गए, और एब्डोमेन के अंदर क्या क्या आ गया, स्टमक वगैरह, ये सारी चीज़ें आ गई। फिर उसके बाद में जो 6th पार्ट है वो है सिर और ग्रीवा, मीन्स हेड एंड नेक। आप इस डायग्राम के अंदर भी अच्छे से समझ सकते हो जो 6 ऑर्गन्स हैं वो कौन कौन से हैं। पहला तो हो गया सिर, फिर उसके बाद में 2 ऊर्ध्व शाखाएं मीन्स 2 हाथ, 2 अध शाखाएं 2 पैर, उसके बाद में मध्य पार्ट मीन्स ट्रंक। तो इस तरीके से जो अंग प्रत्यंग विभाग है उसके 6 अंग बताए हैं, और 56 अंग किसने बताए थे, चरक ने बताए थे, और बहुत सारे प्रत्यंग किसने बताए थे, सुश्रुत जी ने बताए थे। तो यहीं पर आपका जो मृत्यु संशोधन एवं संरक्षण पद्धति है वो आपका यहाँ पर समाप्त हो जाता है। और गाइज अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। इसी तरीके से आप अपना सपोर्ट बनाए रखें दोस्तों। थैंक यू दोस्तों हमारी वीडियो देखने के लिए।